जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे कि आप लोगों का लूसेंट का सामान्य ज्ञान का क्या है, जो बुक का सीरीज शुरू करेंगे, तो उसी बुक को सीरीज को मतलब शुरू करने के लिए आज देखिए आपका फर्स्ट क्लास है। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के पास ये लूसेंट सामान्य ज्ञान का बुक है। देखिए इस टाइप का फर्स्ट वाला पेज है, ये है। तो आप अपना बुक को लेके आ जाइए, साथ में एक पेन पेपर और कॉपी लेके आ जाइए। बुक जैसे जिसके पास है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं यही बोलूँगा कि आपके पास कोई जैसे कलर पेंसिल या कोई भी जैसे रेड पेन या ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन, तीनों पेन को रख लीजिए। उसमें क्या है कि हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, उसी चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे और उसको अंडरलाइन करते हुए जाइएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या शुरू करेंगे। आज का हम लोग जो क्लास होगा, ये क्लास होगा आज का हिस्ट्री का क्लास शुरू होगा। हिस्ट्री में अर्थात इतिहास का क्लास है। देखिए इसमें आपको पता चल रहा है कि 1 से लेकर 164 तक क्या है आपका जो है पूरा इतिहास दिया हुआ है। तो आज जो आपका इतिहास का जो क्लास होगा वो है आपका प्राचीन भारत का क्लास होगा। और प्राचीन भारत में क्या है, जो फास्ट वाला है, प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत और आपका साथ में प्राग ऐतिहासिक काल, ये दोनों चैप्टर को आज पढ़ाएंगे। कोशिश तो है दोनों चैप्टर को पढ़ाएंगे, पता नहीं मैं कितना तक कर पाता हूँ। कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक चैप्टर तो आपका जैसे प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत को हम पक्का कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्या है इसमें जो हम सोच के आए हैं, पूरा PDF दोनों क्लास का सोच के आए हैं। देखते हैं चलिए कि कितना तक आपको हम पढ़ा पाते हैं, क्योंकि क्या है कुछ चीज़ है जैसे आपको हम किताब के साथ पढ़ाएंगे और आपको अंडरलाइन करने के लिए बोलेंगे, साथ में आपको समझाएंगे कि वो चीज़ क्या है, कैसे उसको आया है, उस चीज़ को भी आप समझाएंगे। तो इसलिए पता नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्लास, तो क्या है क्लास को उस टाइम बीच में रोकना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए ये हो गया आपका इतिहास का फर्स्ट वाला पेज, ठीक है। तो शायद सभी ने निकाल लिया होगा बुक को, और बुक को नहीं निकाला है तो पहले वीडियो को रोक लीजिए, रोक के बुक को लेके आ जाएगा। 3 जो पेन है या चाहे एक भी पेन है उसमें भी चलेगा। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है मैं आपको बताता हूँ भारत का जो इतिहास, जो भारत का नाम कैसे पढ़ा, सबसे पहले इस चीज को आपको पता होना है। देखिए उत्तर में हिमालय से लेकर हमारा क्या है, उत्तर में सबसे ऊपर में क्या है, हिमालय है। और ये हिमालय पर्वत हमारे लिए क्या है, मतलब एक ऐसा है हिमालय, हिमालय बहुत जुग जुगांतर से बहुत सारा बाहर से आने वाले जितना भी मतलब भारत को लूटने वाले जितना भी थे, ये हिमालय ने उसको रोका है, ठीक है। नहीं तो आज जो भारत आप देख रहे हैं, ये भारत बहुत पहले और भी मतलब और भी कुछ हो गया होता। क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं, इंग्रेज जो भारतवर्ष से आए थे वो हिमालय का तरफ से नहीं आए थे, वो आए थे पानी का तरफ से, ठीक है। तो हिमालय क्या है, उत्तर का तरफ से जो भी आपका अरब आए या जैसे तुर्की आए, जो भी आए, वो क्या है ज्यादा ये नहीं कर पाए जैसे आपका ब्रिटिश ने किया था, ठीक है। जैसे 200 साल तक आपको पराधीन करके रखा था, इन लोग उतना नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन लोगों का आने का जो रास्ता सुगम नहीं था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल गया। तो क्या है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ उप महाद्वीप। अभी देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत को उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि उप महाद्वीप कहने का कारण क्या है, या किस तात्पर्य के कारण उप महाद्वीप कहा जाता है, इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और नहीं करने से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। क्या है, उप महाद्वीप भारत के नाम नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, भारतवर्ष कहाँ मिलता है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष, अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिमकारों ने क्या है, इसको हिंद या हिंदुस्तान का नाम से संबोधित किए हैं, ठीक है। अब भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से भारत के इतिहास को 3 भागों से भाग किया है। एक है आपका प्राचीन भारत, एक है आपका मध्यकालीन भारत, और एक है आपका आधुनिक भारत। और आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपको क्या करेंगे और भी बताएंगे, क्योंकि लिखन शिला के आधार पे अर्थात लिखन के ज्ञात के आधार पे हम लोग मतलब इतिहास को और 3 भागों में भाग कर दिए। एक हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक, सेकंड हो गया आपका आधो ऐतिहासिक, और थर्ड हो गया आपका ऐतिहासिक। ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक उसको कहेंगे जिसमें क्या है, लिखन सामग्री
मतलब कुछ मिला ही नहीं, तो उसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक। आधो ऐतिहासिक क्या है, उसमें कि लिखन सामग्री मिला है जिसको पढ़ने हम लोग सक्षम नहीं हुए हैं, तो उसको हम बोलेंगे आधो ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक उसमें है जिस समय में लिखन शैली मिल गया है, उसको पढ़ भी सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। तो इसका क्या है बाद में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है, हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास क्या है। प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत। तो प्राचीन भारत का जो जो भारत कैसा था, उसका स्रोत कैसा था। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः क्या है, चार स्रोतों से प्राप्त होता है। चार स्रोत क्या है, एक आपका हो गया धर्मग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा हो गया विदेशी का विवरण, चौथा क्या हो गया आपका पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। देखिए पहला आपका क्या है, धर्मग्रंथ। धर्मग्रंथ में से सबसे क्या है, देखिए धर्मग्रंथ में क्या है, सबसे है हमारा वेद। देखिए ये धर्मग्रंथ का सबसे है क्या, वेद। धर्मग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ क्या है, वेद है। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। ठीक है, वेद वेद किसने वेद को लिखा था, इसका क्या है संकलन करता महर्षि वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देखिए कहाँ कहाँ अंडरलाइन करना है। सबसे पहले क्या है, चार स्रोत है। क्या क्या चार स्रोत है, एक हो गया धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, वैदेशिक ग्रंथ, वैदेशिकों का विवरण और पुरातात्विक संबंध। तो यहाँ पे क्या लिखना है, चार चीज का आपने क्या करना है, चार चीज का आपने लिखना है कि चार से मुख्य तो स्रोत है और चारों को लिख लेना है। उसके बाद धर्मग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी में से अंडरलाइन कहाँ पे करना है, भारत का प्राचीनतम धर्मग्रंथ वेद है। और वेद का संकलन करता कौन है, वेद का संकलन करता है आपका देखिए कृष्ण द्वैपायन, जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद देखिए वेद आपका क्या है, वेद आपका चार प्रकार का वेद है। क्या है, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, इस चीज को आप अंडरलाइन कर दिएगा। और इन चार वेदों को क्या बोलते हैं, संहिता कहा जाता है। तो आपके पास सपोज क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आपका एग्जाम का लेवल जिस तरह का हो गया है, तो इसमें आपका लेवल इसका पूछ लिया कि संहिता किसको कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस चारों वेद के मिला के क्या कहता है, संहिता कहा जाता है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए अभी पढ़ेंगे क्या है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, देखिए ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। देखिए इसमें अंडरलाइन करने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना है आपको कि इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, ठीक है, और इसमें क्या है 10,462 क्या है आपका ऋचाई है। और इसको पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, यही है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद देखिए ऋग्वेद क्या है, आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, ये देखिए आपको बाद में मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखना है तो इधर बगल में लिख भी सकते हैं कि ऋग्वेद आपका क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें देखिए विश्वामित्र द्वारा, इसमें अंडरलाइन करिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित आपका गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र क्या है कि ओम भूर्भुवस्सुवः, जो आपका गायत्री मंत्र है, ये गायत्री मंत्र आपका किसमें, ऋग्वेद का जो तीसरे मंडल में है। और किसको समर्पित किया गया है, ये आपका सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। और किसने रचना है, किसका रचना है, ये आपका विश्वामित्र का रचना है। और देखिए इसी में नवी मंडल में क्या है, देवता सोम का उल्लेख है। तो ये जो है आपका ये वाला पूरा जो स्टेंजा है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप पूरा को अंडरलाइन करके रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद कि इसमें चारवें जो आपका देखिए जो आठवें मंडल में क्या है, आठवें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का क्या है, खिल कहा गया है। तो इसको भी थोड़ा बहुत खिल को अंडरलाइन करके रखिए कि कभी बोल देगा कि हस्तलिखित कौन सा मंडल में है, तो आठवीं मंडल में है, और उसको क्या है, खिल कहा जाता है। अभी देखिए चतुष्वर्ण, जो चतुष्वर्ण होता है, अर्थात जो वैश्य शूद्र, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चतुर्वर्ण है, इसका कल्पना आदि का स्रोत क्या है, ऋग्वेद का क्या है, 10वें मंडल है। तो आपको जैसे पूछ लिया है कि जो चतुर्वर्ण का बारे में ऋग्वेद में कौन सा मंडल में आपको बताया गया है, वो 10वीं मंडल में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, ऋग्वेद खत्म हो गया।
ठीक है। अभी देखिए ये ऋग्वेद तो खत्म हो गया। अभी क्या है, ऋग्वेद के बाद आपको हम क्या है डायरेक्ट ले जा सकते हैं कि मतलब नेक्स्ट वेद में। ठीक है, मतलब आपका जो यजुर्वेद में। मगर यजुर्वेद जाने से पहले आपको मैं एक चीज बताऊंगा। देखिए इसमें एक चीज दिया है जो ईसा पूर्व और ईसवी, अर्थात देखिए जो आपका ख्रिस्टाब्द और आपका ख्रिस्ट पूर्व, इस चीज का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इसमें दिया गया है। ठीक है, देखिए इस जानकारी आपके लिए तो पता नहीं एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मेरे को इतना मैं तो इसमें बता नहीं सकता हूँ। मगर आप इस चीज को जानकारी को रखोगे तो आपको आगे जब इतिहास पढ़ोगे उस इतिहास के लिए क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, आपको इतिहास पढ़ने में और समझने में आसान हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को क्या है, ईसा पूर्व अर्थात बीसी। बीसी का फुल फॉर्म क्या है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अर्थात यीशु के जन्म से पहले जो घटना है उसको बीसी कहा गया है। और ये बीसी क्या होगा, ये बीसी आपका उल्टा क्रम में आता है। ठीक है, मतलब जैसे आप समझ लीजिए आपको 100 से लेकर 1 तक, ऐसा 1 आपका इधर, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि 1 में मतलब एग्जाम्पल का तौर पे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ 1 में, तो यहाँ पे क्या उसका जन्म का इधर का बात होगा। ठीक है, अर्थात 100 तरफ से बात होगा, तो ये क्या होगा, ये आपका उल्टा क्रम में चलता है। ठीक है, ये हो गया बीसी, इसको बीसी कहा जाता है। देखिए उसके बाद ईसवी का देखिए, ईसा पूर्व वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में होता है, जैसे मैं आपको बताया उल्टी दिशा में होती है। इसमें महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु क्या है 483 ईसा पूर्व में हुआ है। देखिए आपको इसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें उल्टा क्रम है। ठीक है, यानी ईसा पूर्व के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये आपने समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। जैसे मैं आपको कहा था है कि 1 का बाद से जो है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका ईसा मसीह का जो 1 में जन्म हुआ होगा तो इसके बाद से ईसवी कहा जाता है। और इसी को क्या बोलता है, लैटिन भाषा में, लैटिन शब्द में इसको बोलते हैं एनो डोमिनी, अर्थात एडी, एडी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत जानकारी आपको लेना चाहिए था। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि ऋग्वेद आपका क्या है, ऋग्वेद वेदों में से सबसे जितना भी वेद है प्राचीन इतिहास में क्या है, ऋग्वेद सबसे क्या है, ऋग्वेद आपका सबसे क्या है, जो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए क्या है 250 और अग्नि के लिए 200 क्या है ऋचा है, अर्थात 200 मंत्र है। ठीक है, 200 मंत्र रचना किया गया है। और इस नोट को आप पढ़ लीजिएगा, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में किसका स्थान आता है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। देखिए उसके बाद क्या है यजुर्वेद, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको आपको पढ़ना है कि ये क्या है कि ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों विषय में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है मंत्र बलि के संबंधित क्या है इसमें बताया गया है। और इसमें क्या है, इसमें याग यज्ञ का जो नियम का विधि का बारे में इसमें बताया गया है। तो ये क्या है जो आपका ये एक ऐसा यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, अभी देखिए सामवेद क्या है, सामवेद क्या है, ये 3रा नंबर का वेद है। और साम शब्द का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसीलिए इस भारतीय संगीतकारों का इसको क्या है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, अर्थात सामवेद को क्या है भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अथर्ववेद, ये क्या है सबसे मतलब नवीनतम वेद है, अर्थात सबसे जैसे पुराना हम बोलते हैं ऋग्वेद और सबसे मतलब बाद का वेद क्या हो गया आपका अथर्ववेद है। इसमें क्या है जादू टोना और अंधविश्वास का बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अभी देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको एक जादू टोना का बारे में बताया गया है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण, किसी की उन्नति सर्वाधिक, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए
इसमें जैसे आपको हाँ, इसमें ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जैसे मैं बताना था, ये क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि इसमें सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है। तो सभा और समिति के उल्लेख किसमें है ऐसा पूछ लेगा तो आपका जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है आपका सभा समिति का उल्लेख है। और सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद और सबसे बाद वाला वेद आपका अथर्ववेद है। तो ये आपका क्या हो गया, वेद आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये धार्मिक ग्रंथ में वेद का जो भी 4 वेद है इसमें हम लोगों का भारत का इतिहास का बारे में बहुत जानकारी मिलता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहाँ से जानकारी मिलता है, हमारा क्या है भारत का जो पुराण है पुराण से मिलता है। और इस पुराणों का संख्या कितना है, 18 है। और पुराणों का रचयिता कौन है, इसका रचयिता है लोमहर्ष, अर्थात उनके पुत्र उग्र शर्मा, अर्थात लोमहर्ष और उग्र शर्मा इनका रचयिता है। टोटल हमारा क्या है पुराणों का संख्या 18 है। उसमें से जैसे 5 है मत्स्य, बाहु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत, इसमें ये क्या है आपका पुराण का है। ठीक है, अभी देखिए सबसे प्रामाणिक पुराण क्या है, मत्स्य पुराण आपका सबसे प्रामाणिक या प्राचीन पुराण है। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे हुए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने का अनुमति नहीं थी वो भी पुराण सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। तो ये उतना खास नहीं है, मगर ये वाला जो है आपका सबसे प्रामाणिक पुराण या सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। टोटल पुराण का संख्या 18 है। किसने लिखा था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको अंडरलाइन करके रखिएगा। देखिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2 नंबर पेज में। ठीक है, 2 नंबर पेज में क्या बोल रहा है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति। ठीक है, तो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, देखिए ये जो चीज है इस चीज को आप अंडरलाइन करके रखिएगा। उतना तो कुछ खास नहीं है, फिर भी इसको अंडरलाइन करके रखिएगा। देखिए शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। तो स्त्री का पुरुष का अर्धांगिनी किसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में इधर आ जाएगी जातक में बुद्ध का पुनर्जन्म का कहानी वर्णित है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि किसमें बुद्ध का पुनर्जन्म का कहानी वर्णित है कि जातक में। देखिए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है, कल्पसूत्र है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित का अनेक कथानों को साथ वर्णित है। तो आपको पता लग गया कि बुद्ध का जन्म का कहानी वर्णित, पुनर्जन्म का कहानी किसमें वर्णित है, उसको जातक में वर्णित है। और इनका एक धर्मग्रंथ क्या है, कल्पसूत्र एक धर्मग्रंथ है। जैनिक साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैनिक साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। तो ये चीज को अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या है, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूरत में महावीर के जो जीवन कृत्य तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधित विवरण मिलता है। तो ये क्या है, जो ये सब घटना क्या है इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी देता है। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र, जिसमें कौटिल्य ने लिखा था या चाणक्य ने लिखा था, उसमें भी क्या है 15 इसमें क्या है 15 अध्याय है और आपका 180 प्रकरण में विभाजन है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी इसमें से मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। ये सब किताब का नाम याद रखना है, किसने किसने लिखा था ये भी अंडरलाइन करके रखिएगा। देखिए उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद देखिए संस्कृत साहित्य के ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। और कल्हण का रचित पुस्तक के नाम था राजतरंगिणी। और इसके में कश्मीर का इतिहास इसमें वर्णन है। अर्थात आपको बोला जाए कि इतिहास का सबसे मतलब सार्थक जो आपका ग्रंथ है तो वो है कल्हण का द्वारा लिखित राजतरंगिणी। ठीक है, उसके बाद क्या है अरबी एक ग्रंथ है चचनामा, इसमें से भी थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अष्टाध्यायी, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी। किसने लिखा था, प्राणिनि ने लिखा था। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें मौर्य का पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था का बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंग के इतिहास का पता चलता है। अर्थात इनका जो महाभाष्य है, जो पुस्तक है पुष्यमित्र शुंग का, वो क्या है, उसमें क्या है, इसमें आपका पतंजलि जो है इनके शुंग वंश का बारे में जानकारी मिलता है। तो ये क्या हो गया, जो हमका धर्म ग्रंथ था, जो भारतीय धर्म ग्रंथ से जो हम लोगों को जानकारी मिलता है उसका बारे में आपको पता लग गया। अभी है आपका विदेशियों का विवरण। देखिए विदेशी तो बहुत सारा हमारा भारत वर्ष में आए थे, विजिट में जो विदेशी जो क्या बोलता है, जो यात्री बहुत हमारा भारतवर्ष में आए हैं, उन्होंने बहुत सारा किताब लिखे हैं। उसमें से क्या है, सबसे पहले देखिए
सबसे पहले याद रखने वाला है हेरोडोटस। हेरोडोटस का जो पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, इसी को क्या बोलता है, इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेगास्थनीज कौन सा पुस्तक लिखा था, इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखा था। इसमें क्या है, मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबार का बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डायमेकास। ठीक है, डायमेकास का भी याद रख सकते हैं, उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी जैसे टलमी, टलमी वाला जो है, इन्होंने दूसरी शताब्दी के भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। प्लिनी ने क्या लिखा था, नेचुरल हिस्ट्री करके एक किताब लिखा था। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका जो है, जो आपका विदेशी जो पर्यटक आए थे उनका किताब से भारत का इतिहास का बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद देखिए हम लोग चीनी चीनी यात्री जैसे फाई हियन, ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त के जो द्वितीय चंद्रगुप्त थे उसका शासन काल में आए थे, और इनका जो फाइन जो लिखे उसका जो लिखनी था, इसका क्या है, इसका समय का जो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार का बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। उसके बाद ह्यूएन सांग, ह्यूएन सांग किसका दरबार में आए थे, ह्यूएन सांग आपका ह्यूएन सांग किसका किसका दरबार में आए थे, आपका ह्यूएन सांग आए थे हर्षवर्धन के दरबार में, और इसका लिखा हुआ जो पुस्तक सी यू की, ठीक है, इससे भी आपका समकालीन भारत का इतिहास का बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, तो ह्यूएन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो ये आपका आचार्य शीलभद्र थे, और ये विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए क्या है, प्रमुख था। कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और ये कहाँ पे है नालंदा विश्वविद्यालय, ये है आपका बिहार में है। उसके बाद देखिए अरबी लेखक जैसे आलबीरुनी, ये मोहम्मद गजनी के साथ में भारत आया था। अरबी में लिखी हुई इनकी कृति किताब उल हिंद तथा तहकीक ए हिंद, जिसको बोलता है भारत की खोज, इसमें भारत का बारे में बहुत सारा इतिहास का जानकारी इसमें मिलता है। उसके बाद देखिए कौन है, इब्न बतूता, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था रहला, इसमें भी क्या है 14वीं शताब्दी का जो भारत का उपमहाद्वीप का जो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का विषय में जानकारी मिलता है। देखिए अन्य लेखक में से कौन है, एक तारकनाथ था, इन्होंने कौन था, एक तिब्बती लेखक था। ठीक है, इनका भी जो इनका ग्रंथ से भी क्या है, देखिए ग्रंथ से भी भारत का बारे में बहुत सारा जानकारी मिलता है। तो ये क्या हो गया, जो आपका लेखक से जो मिला हुआ जो भी जानकारी है उसमें भारत का इतिहास का बारे में बहुत सारा जानकारी मिलता है। उसके बाद क्या है, देखिए पुरातत्व साक्ष्य से क्या क्या जानकारी मिले है, तो पुरातत्व इसका बारे में देखिए, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये मैं क्या है क्लास को और बड़ा नहीं कर रहा हूँ, किस लिए बड़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं कंटिन्यू ऐसा पढ़ाते जाऊंगा तो आपका क्या होगा, एक टाइम में आके आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हम क्लास को खत्म कर रहे हैं, और आज का क्लास आपको कैसे लगा, मैं कैसे आपको समझा पाया, आप बताइएगा। और इससे भी थोड़ा बेटर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं अपने आप को सुधारने का कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।